हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनको जब आप डिस्कस करोगे, इनको जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो उससे आपके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई होगा ही। साथ में आप किसी भी स्टेट में हो आप और उसका जो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम है, यानी कि पीजीटी का एग्ज़ाम है, वो आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ये राइटर हैं जीन राय। देखिए, कई बार होता है हमें ये भी पता होना चाहिए कि राइटर फीमेल है मेल है। तो शी इज़ ए फीमेल राइटर। और ये कौन सी कंट्री, इनकी बायोग्राफी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से अवार्ड्स मिले हैं, कौन कौन से वर्क्स को लिखा है, उनका एक जनरल आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे वर्क्स एक राइटर लिखता है तो सारे याद नहीं रख सकते, आई अंडरस्टैंड, बट कितना याद रखना है वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। वही तो लिमिट पता चलती है कि कितना पढ़ना है। अब आप देखना, ये क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से वर्क याद रखने हैं। ज़्यादा भी नहीं हो पाएंगे तो एटलीस्ट 4-5 वर्क्स हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, तो इनमें से कौन सा नॉवेल है जो इस राइटर ने नहीं लिखा है? देखो, मैं बिल्कुल जो श्योर हूँ वो है जीन राइस ने व्हाइट सरगासो सी लिखा है, ये मैं श्योर हूँ। इसके अलावा द क्वाइट अमेरिकन मैंने पढ़ा था, वो मुझे याद नहीं है किसने लिखा था, इन्होंने लिखा था किसी और ने, टू बी ऑनेस्ट। तो जब मैंने इसको सर्च करा और ये स्लाइड प्रिपेयर करी तो मैंने देखा कि व्हाइट सरगासो सी तो है ही है। इसके अलावा कौन सा नहीं है देखना है, तो ऊपर वाले 3 में से एक नहीं होगा, तो देखते हैं। जीन राय ये एक रेनोड नॉवेलिस्ट हैं और बेस्ट नोन फॉर हर एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन, पर्टिकुलरली दोज मार्जिनलाइज्ड इन सोसाइटी। ये आइडेंटिटी क्राइसिस, एक्सपीरियंसेस वुमेन के बताती हैं जो कि स्पेशली जो बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं सोसाइटी में। दे आर वेरी ऑप्रेस्ड, दे आर नॉट एबल टू स्पीक, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो अबाउट द वुमेन पर्टिकुलरली इन सोसाइटी. Some of her important works include White Sargasso Sea, Good Morning, Midnight, Voyage in the Dark, After Leaving Mr. Mackenzie, Quartet. मैं मोस्टली इस ट्रिक से याद रखती हूँ, बाकी पर्सन टू पर्सन ट्रिक डिपेंड करती है कि आप किस तरह से चीज़ों को याद रखते हैं। मेरी जो ट्रिक है वो है वाइट सरगासो सी देखने गए थे हम सुबह गए थे वाइट सरगासो सी देखने, हम मिडनाइट हो गई, मिडनाइट में वोयाज करना पड़ा डार्क में, फिर वोयाज करने के बाद आफ्टर लिविंग मिस्टर मैकेंजी, वोयाज किया डार्क में, मिस्टर मैकेंजी को वहाँ छोड़ दिया, फिर मैं अपने क्वार्टर में आ गई। मेरी ये ट्रिक है, मैं इसको आसानी से याद रख सकती हूँ कि वाइट सरगासो सी है, वहाँ गई थी, फिर मॉर्निंग में गई थी मैं, मिडनाइट हो गई थी, वोयाज इन द डार्क हो गया था, मतलब शाम हो गई थी वहाँ पहुँचते पहुँचते। आफ्टर लिविंग मिस्टर मैकेंजी को छोड़ के मैं अपने क्वार्टर में चली गई। ये छोटी सी एक लाइन से, एक कहानी से मैंने ये 5 वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली भी याद रख लिया और साथ में ये भी याद, अभी अगली बार इस पे क्वेश्चन आए स्पेशली इन 5 वर्क्स में से एटलीस्ट, कि कोई क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा वर्क नहीं है या कौन सा वर्क है इस राइटर का, तो मैं इस तरह से गेस वर्क करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगी। आप एक राइटर के वर्क को याद करने लगोगे तो बहुत सारे 40-50 वर्क लगभग एक राइटर ने लिखे होते हैं, तो मैं कम से कम बता रही हूँ जनरल। तो ऐसा नहीं है कि आप 40-50 याद कर सकते हो। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट वर्क ऐसा ही होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें 4 ऑप्शन थे कि कौन सा वर्क इसमें से नहीं है, तो इसी क्वेश्चन से मेरे को 3 तो पता ही चल गए कि इस राइटर ने लिखे हैं। तो जो इस राइटर ने लिखे हैं वो मैंने वर्क्स को देखो क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दिया और मैंने इनको एक ट्रिक से याद भी कर लिया। और एक जो वर्क नहीं था वो भी मैंने सर्च करा है, तो उस वर्क के बारे में मुझे पता चल गया कि वो किसने लिखा है, तो अगली बार उस पर क्वेश्चन बनेगा तो वो भी सॉल्व कर पाऊँगी। तो देखते हैं। White Sargasso Sea 1966. This is arguably Rhimes' most famous work, a prequel to Charlotte Bronte's Jane Eyre. ये किसका प्रिक्वल है ये वाला वर्क? शार्लोट ब्रॉन्टी का जेन आयर, उस वर्क का प्रिक्वल है। That delves into the backstory of Bertha Mason, the first wife of Mr. Rochester. It explores themes of colonialism, race and gender. ये उस वर्क जो था ना शार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयर, उसमें बर्था मैसन थी जो कि थोड़ी सी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थी, और लास्ट में और जो सेकंड वाइफ जो होती है इस वर्क में जेन आयर में,
तो जेन वो अपने हस्बैंड का अच्छे से ध्यान रखती है लास्ट में। और होता क्या है कि बर्था मेसन जो है वो मतलब अपनी साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होती है मेंटली, तो वो क्या करती है कि वो हाउस को पूरा घर को आग लगा देती है। तो ये बर्था मेसन के बारे में है। ये मिस्टर रॉचेस्टर की फर्स्ट वाइफ हैं। और इसका जो प्रिक्वल है ये वाइट सरगासो सी है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड वर्क है गुड मॉर्निंग मिडनाइट। ये 1939 में लिखा है। तो यहाँ थोड़ा सा क्रोनोलॉजी तो खैर डिस्टर्ब हो गई है, मैंने गौर नहीं करा। चलो कोई नहीं, मैं अगली स्लाइड में अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। इसमें क्रोनोलॉजिकली सेट नहीं है थोड़े से। तो गुड मॉर्निंग मिडनाइट। और हमें ना हर वर्क का ना जनरल आइडिया होना चाहिए, मेन कैरेक्टर पता होनी चाहिए और एक जनरल आइडिया कि इस वर्क में ये हुआ था और उनकी थीम ये है। क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि इस राइट। और मेन तो जैसे कि अभी मैंने मेवात का एग्ज़ाम दिया था लेक्चरर का, तो उसमें यही था कि जो सलमान रश्दी का जो वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन, उसमें मेन कैरेक्टर कौन सा है, तो सलीम सिनाई वो है ना। तो वैसे ही इसमें पूछ लेंगे कि किसका प्रीक्वल है, तो शार्लोट ब्रोंटी का, जेन आयर का। और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वो कैरेक्टर कौन सी थी, या इसमें भी जो कैरेक्टर मेंशन है वो बर्था मेसन है। उसके बाद है गुड मॉर्निंग मिडनाइट। दिस नॉवल फॉलोज द स्टोरी ऑफ साशा जैनसन, a woman who struggles with feelings of alienation and despair while living in Paris. It is considered one of Rice's most autobiographical works. ये इसका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है। और ये इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है साशा जैनसन। ये एक वुमन है एंड शी स्ट्रगल्स विथ, उनको एलिनेशन यानी कि एकदम अकेलापन सा महसूस होना एकदम, और डिस्पेयर यानी कि वो दुखी रहती हैं। तो उनके बारे में है साशा जैनसन, गुड मॉर्निंग मिडनाइट। थर्ड वर्क है वॉयेज इन द डार्क। ये बताता है दिस डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ एना मॉर्गन, ए यंग वुमन फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ लिविंग इन इंग्लैंड एज शी नेविगेट्स relationships, poverty and societal expectations. It's known for its exploration of loneliness and displacement. इसमें भी वही लोनलीनेस और डिस्प्लेसमेंट बताया गया है। इसमें भी एक यंग वुमेन का जिक्र है जिसका नाम है एना मॉर्गन। तो एना मॉर्गन ने, इसको कैसे याद करेंगे कि ये इसी वर्क का ये हिस्सा है एना मॉर्गन। हम इस ट्रिक से याद रख लेते हैं कि एना मॉर्गन ने वोयाज करी डार्क में, एना मॉर्गन वोयाज इन द डार्क। ये और बस इतना ही इसमें याद रखना है। उसके बाद है आफ्टर लिविंग मिस्टर मैकेंजी। दिस नॉवल सेंटर्स अराउंड जूलिया मार्टिन, a woman who drifts from one relationship to another in an attempt to find stability and meaning in her life. It's a poignant exploration of female independence and vulnerability. ठीक है, तो इसमें भी एक वुमेन के बारे में है जिसका नाम है जूलिया मार्टिन। तो जूलिया मार्टिन, इसको इस ट्रिक से याद रख लेते हैं। जूलिया मार्टिन ने मिस्टर मैकेंजी को छोड़कर, और दूसरे इसमें क्या लिखा है, एक रिलेशनशिप से दूसरे में ड्रिफ्ट होती रहती है। स्टेबिलिटी और मीनिंग अपनी लाइफ में फाइंड आउट करने के लिए वो रिलेशनशिप में ड्रिफ्ट करती रहती है। तो जूलिया मार्टिन ने किसको छोड़ दिया पहले, मिस्टर मैकेंजी को। इस ट्रिक से हम इसको याद कर लेते हैं। उसके बाद है क्वार्टेट, राइस डेबिट नॉवल। व्हाट इज़ डेबिट? फर्स्ट नॉवल। आपको लग रहा होगा कि इतना बेसिक सा मैं क्यों कह रही हूँ, तो सबको पता है डेबिट। देखिए, ये जो मेरा चैनल है ये नहीं है कि जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत माहिर है उसके लिए है। ये बेसिक से बेसिक कोई अदर बैकग्राउंड से भी आया है और इसने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर से कर लिया है, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहा है, सबके लिए बेनिफिशियल है। जब शुरू में मैं जब ये वर्क साथ स्टडी से पढ़ती थी, मैं देखती थी डेबिट नॉवल, तो मुझे सर्च करना पड़ता था कि डेबिट यानी कि फर्स्ट नॉवल। तो क्वार्टेट 1928 में ये जीन राय का फर्स्ट नॉवल है। Quartet tells the story of a young woman named Maria Zelli who becomes involved in a love triangle with a couple living in Paris. It's a tale of passion, jealousy and betrayal set against the backdrop of the bohemian lifestyle. ठीक है, तो ये सारी इसकी थीम्स हैं, पैशन, जेलसी और बिट्रेयल, और बोहेमियन लाइफस्टाइल इसका बैकग्राउंड है, और फर्स्ट नॉवल है। और इसमें भी यंग वुमेन का जिक्र है जिसका नाम है मारिया जेली। तो मारिया जेली अपने क्वार्टर में
आ गई। जूलिया मार्टिन ने तो मैकेंजी को छोड़ दिया था 4th वाले में। 5th वाले में देखो, जूलिया मार्टिन मैकेंजी, एक राइम बन रहा है, इस ट्रिक से इसको याद कर लो कि जूलिया मार्टिन ने मैकेंजी को छोड़ दिया, फिर क्वार्टर में आ गई। क्वार्टर में क्या हुआ कि मारिया जेली एक क्वार्टर में आने के बाद और एक लव ट्रायंगल में इन्वॉल्व हो जाती है कपल के साथ जो पेरिस में रह रहा है। इस ट्रिक से याद करना पड़ेगा, बहुत ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्वार्टर में आके मारिया जेली एक लव ट्रायंगल में पड़ गई। मारिया जेली क्वार्टेट। आई होप मेरे ट्रिक्स यूज़फुल और इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अब देखते हैं। द राइटर रिफर टू इसमें जीन राय है, ए रिनाउंड नॉवेलिस्ट नोन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट, द एक्सपीरियंसेस ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन। जीन राय was born in Dominica, which is an island country in the Caribbean. However, she spent much of her adult life in England and is often associated with English literature. The Quiet American, तो ये बॉर्न तो हुई थी कैरेबियन का एक आइलैंड है, वहाँ पे डोमिनिका में बॉर्न हुई थी और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्पेंड हुई है इंग्लैंड में। द क्वाइट अमेरिकन ये एक नावल है जिसने लिखा है ग्राहम ग्रीन ने। ये एक इंग्लिश ऑथर है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1955 एंड इज सेट इन वियतनाम ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडो चाइना वार। तो ये भी याद रखना पड़ता है, क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं यूजीसी नेट में कि क्या उसमें वर्ल्ड वार 1 का जिक्र था, क्या वर्ल्ड वार 2 मेंशन था, या उसके बैकग्राउंड में फर्स्ट इंडो चाइना वॉर मेंशन थी। तो वो कौन सा वर्क है ग्राहम ग्रीन का जिसमें फर्स्ट इंडो चाइना वॉर मेंशन थी? द क्वाइट अमेरिकन। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो ये सोच के चलो कि इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनेगा और मैं ऐसे आंसर दूंगी या दूंगा। The novel explores themes of innocence, idealism and the complexities of foreign intervention. ठीक है, कि किस तरह से इनोसेंस है लेकिन फिर कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है फॉरेन इंटरवेंशंस के बाद। तो द क्वाइट अमेरिकन नहीं दिख रहा है कि एक अमेरिकन है जो कि क्वाइट है और फिर बाद में कॉलोनाइज्ड हो गया है, फॉरेन इंटरवेंशन आ गया है। और ये वर्क लिखा है ग्राहम ग्रीन ने और लिखा है 1955 में, जो ड्यूरिंग उसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है ये भी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। सेटिंग है वियतनाम में और कब? ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडो चाइना वॉर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय जीन राय? आफ्टर रिटिंग मिस्टर मैकेंजी, हाँ था, 3rd नंबर पे था। गुड मॉर्निंग मिडनाइट, हाँ 2nd पे था। द क्वाइट अमेरिकन ग्राहम ग्रीन। वाइट सरकासोसी 1st में था। अरे चीज़ों को याद भी रखो ट्रिक से, साथ में एक फ़ोटोग्राफिक इमेज बना लो। जैसे मैंने वहाँ देखा वो स्लाइड में देखा कि मेरे को एक फ़ोटो सी बन गई। सबसे पहले वाइट सरकासोसी, फिर गुड मॉर्निंग मिडनाइट, फिर वोयाज टू द सी होने के बाद फिर मैकेंजी को छोड़ दिया मार्टिन ने और फिर वो अपने क्वार्टर में आ गई। तो इस तरह से मेरे दिमाग में एक उसकी फ़ोटोग्राफिक इमेज भी बन गई है। ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ ये इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत कम बनती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस तरह से आप हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। और आप इमेजिन करें कि 5000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो कितना उसमें आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और हर एक क्वेश्चन को इतना ही अच्छे से, इतना ही डिटेल में, इतना तो करना ही है, ये तो बेसिक डिटेल मैंने बताई है। इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपके पास समय है और आप मेहनत करने के इच्छुक हो तो इससे भी ज़्यादा डिटेल में करिए ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF ही क्वालिफाई हो जाए। ये ट्रिक होती है पढ़ने की। थैंक यू फ्रेंड।